अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज जो हम अपना चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रिटिश लिटरेचर का चैप्टर 7 और इसमें हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ 15th सेंचुरी लिटरेचर, यानी 15वीं सदी का जो लिटरेचर के जो फीचर्स थे, मतलब उस दौर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, इवेंट्स हुए और कौन सा लिटरेचर था, क्या पढ़ा जा रहा था, वो सब। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ 15th सेंचुरी लिटरेचर, 15वीं सदी के लिटरेचर का जो दौर था, ठीक है। फॉर द होल ऑफ यूरोप इट वाज अ पीरियड ऑफ अनरेस्ट, के पूरे जो यूरोप है उन सब के लिए ये बेचैनी का दौर था। जेम्स वन किंग ऑफ स्कॉटलैंड वाज इन 1406 कैप्चर्ड बाय द इंग्लिश, कि जो जेम्स वन थे वो स्कॉटलैंड के बादशाह थे जिनको 1406 में इंग्लैंड की तरफ से कैप्चर कर लिया गया। इंग्लैंड यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ इंग्लैंड के जो लोग होते हैं उनको इंग्लिश पीपल कहा जाता है ना, तो यहाँ पर इंग्लैंड की जगह इंग्लिश लिखा गया है, ठीक है। एंड डिटेन फॉर 18 ईयर, कि उनको 18 साल तक कैद में रखा गया। रिटर्निंग टू स्कॉटलैंड इन 1424, और फिर वो वापस 1424 में वापस स्कॉटलैंड चले गए। He ascended the throne of Scotland and once again began to avenge himself on the nobles who have kept him in retention. जब वो वापस स्कॉटलैंड की तरफ गए तो उनका मकसद यही था कि वो वापस अपने इक़्तिदार संभालें, और मतलब कैद के बाद तो वो एक कैदी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो फिर वापस स्कॉटलैंड में उनको एक बादशाहत जो होती है, इक़्तिदार उनका जो था, वो वापस उसकी तरफ उनकी अटेंशंस हो गई थी, और वो चाहते थे कि वो नोबल्स वगैरह जो थे उनमें उठना बैठना हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1400 इन 1437 ही वॉज मर्डर्ड बाय अ बैंड ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स, की साजिशों का कोई ग्रोह था जिन्होंने उनको कत्ल कर दिया, जेम्स वन को, ठीक है, 1437 में। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर, वॉज द हीरो ऑफ रिफॉर्मेशन इन यूरोप। मार्टिन लूथर के बारे में कहा जाता है कि ये एक स्कॉलर थे, प्राइस्ट थे, पादरी थे, और इन्होंने एक रिफॉर्मर भी थे, कि इन्होंने यूरोप में जो मज़हब था उसमें कुछ तब्दीलियाँ की, कुछ अच्छी चीज़ें उसमें लाई, मज़हब में कुछ अच्छे रूल्स बनाए, रेगुलेशंस वगैरह, रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने बनाई। तो इनका भी हिस्ट्री में एक नाम है, वो एक हीरो के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल, द सीट ऑफ ग्रीक एंड लैटिन लर्निंग फेल अंडर द अटैक ऑफ द टर्क्स इन 1453, कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो थी वो तुर्क ने, जो तुर्की कौम है, उन्होंने अटैक किया था 1453 में, और उसके बदले में उनको फतह हुई, और उन्होंने ग्रीक और जो लैटिन लर्निंग थी वो पढ़ना शुरू कर दी थी, ठीक है। और मतलब उनके जो थे उस दौर में, इसको जो इल्म था, पुराने जो मतलब एंशंट जो राइटर्स थे ना, उनकी जो रिवाइवल का दौर भी था ये, कि उनकी जो स्टडी की हुई थी बहुत पुराना लिटरेचर जो था उसको वापस बच्चों के सिलेबस वगैरह में उन्होंने ऐड किया, और उस टाइम पीरियड में वो वापस उसको लाए। द ग्रीक लैटिन स्कॉलर्स फ्लेड द सिटी कैरिंग द लर्निंग ऑफ ग्रीस एंड रोम विद दैम, कि उस टाइम पीरियड के जो स्कॉलर्स थे ना वो ग्रीक और लैटिन में फैल गए उसके शहरों में, और ग्रीस और रोम का जो पुराना जो ओल्ड लिटरेचर है ना वो वापस लाना चाहते थे वो, कि वो अपनी जो पुरानी जो रवायात वगैरह हैं उनसे जोड़ सकें दोबारा से। द इवेंट लेड टू रिवाइवल ऑफ लर्निंग इन यूरोप विच एस्टैब्लिश्ड अ न्यू इरा इन यूरोप। कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज द कैपिटल ऑफ बेजेंटाइन एम्पायर। कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया जो है वो कैपिटल है बेजेंटीन का, जिसको आजकल इस्तांबुल भी कहा जा रहा होता है, ये कैपिटल है, मतलब दारुल खिलाफा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो इवेंट हुआ है, जो इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट, वो 100 ईयर वार है ऑफ फ्रांस एंड ब्रिटेन टुक प्लेस बिटवीन 1338 टू 1453। 1338 और 1453 के दरमियान 100 साल जंग रही है फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान, ठीक है। नेक्स्ट है द वार ऑफ रोजेज़। ये वार ऑफ रोजेज़ एक सिविल वार थी जो मतलब एक ही मुल्क के अंदर दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान हुई थी, ठीक है। देयर वाज डिस्ट्रैक्टिंग पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट विच क्यूमिनेटेड इन 30 ईयर स्ट्रगल फॉर पावर ऑफ 1455 टू 1485। द conflict was between the House of York and House of Lancaster. The struggle is called the War of Roses because the badge of Lancaster was red rose and the badge of York was white rose. This is also called civil war. वार ऑफ रोजेस के बारे में कहा जाता है कि ये एक पावर के लिए स्ट्रगल की जा रही थी, मतलब ये जो जंग थी सियासत से मतलब दो घरों के दरमियान थी, और ये एक सियासी झगड़ा था जो 30 साल तक रहा, और इसके दरमियान ये जो जंग थी वो ताकत के लिए थी, ठीक है, जो 1455 से 1485 के दरमियान में रही है। और इनका कन्फ्लिक्ट दो घरों के दरमियान था। दो घर कौन से थे? हाउस ऑफ यॉर्क था और हाउस ऑफ लैंकेस्टर था। और इसको वार ऑफ रोजेस भी कहा जाता है। रोजेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि लैंकेस्टर की जो पहचान थी वो रेड रोज़ था, और जो यॉर्क की थी वो वाइट रोज़ था, तो इसलिए इसको वार ऑफ रोजेस भी कहा जाता है, और ऑल्सो कॉल्ड सिविल वार, ठीक है। In this war, many of the great models were killed and the old creator of feudalism came to an end. In conclusion, it gave England the Tudor dynasty from Henry VII in 1485 to Queen Elizabeth 1603. तो इस जंग के दौरान बहुत सारे मॉडल्स जो थे उन वो कत्ल हो गए थे, और बहुत सारे जो लोग थे वो मतलब इस जंग के दौरान जब जंग लगती है ना तो फिर कौन कत्ल होता है और कौन नहीं ये पता ही नहीं चलता, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो जंग हमेशा जो होती है वो एक बुरी चीज़ समझी जाती है। तो फिर इस दौरान में एक फ्यूडलिज़्म जो होता है, जागीरदाना जो रिवाज होता है, जो हुकूमतें वगैरह चल रही थी, तो वो सारी ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद फिर जो है शाही ख़ानदान इंग्लैंड में आ गया था।
ट्यूडर डायनेस्टी आ गई थी कि हेनरी 7 से पहले जो किंग थे, और फिर वहाँ से 4085 तक से स्टार्ट हुआ और 1603 तक क्वीन एलिजाबेथ रही थी। फिर उसके बाद आई थिंक वो आ जाती है, कॉमनवेल्थ आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट, द जैक केड्स रिबेलियन 4050। ये एक रिबेलियन यानी कि बगावत थी। जैक केड एन आयरिश मैन स्टार्टेड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट माल एडमिनिस्ट्रेशन इन 4050। कि एक आयरिश मैन था जैक केड उसका नाम था, उसने एक जो है बदअमली या बद इंतज़ामी वगैरह फैलानी शुरू कर दी थी 1450 में। ही लेड एन इंस्योरेक्शन ऑफ 50,000 मैन अगेंस्ट लंदन। उसने लंदन के ख़िलाफ़ 15,000 लोगों को इकट्ठा किया बगावत में। द इंस्योरेक्शन वॉज सरपास्ड बाय एन आर्म फोर्स एंड ही वॉज स्लेन। फिर बाद में वो क्या हुआ कि आर्मी के हाथों कत्ल हो गया था। ही इज़ लाइक अ वार टेलर द लीडर ऑफ द पीजेंट्स रिवोल्ट इन 3081। अच्छा, ये जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, वार टेलर की तरह के उन्होंने भी बगावत की थी। और वार टेलर जो हैं वो एक 3081 1381 में एक उन्होंने भी की थी, बगावत की थी। तो पीजेंट्स रिवोल्ट मतलब एक किसानों वगैरह की कोई थी बगावत, ठीक है। तो इसकी लंबी डिटेल्स हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। एवरी मैन इज़ अ मोरालिटी प्ले बाय एन एनोनिमस राइटर अपीयर्ड इन 1510। तो इस टाइम का जो एक मोरालिटी प्ले जो था वो फेमस, वो एवरी मैन था, जिसका जो राइटर है वो नामालूम है, और ये 1510 में लिखा गया। प्रिंटिंग, अच्छा पहले हमारी जो होती थी किताबें, ये हमारे पास प्रिंटर नहीं होते थे, तो इस वजह से हमारे तक जो बहुत सारा लिटरेचर है वो पहुंचा नहीं है, क्योंकि प्रिंटर ही नहीं होते थे, किताबें छापी नहीं जाती थी, पब्लिश नहीं होती थी, तो फिर हम तक लिटरेचर पहुंच ही नहीं सका। जो भी पहुंचा है वो स्टोरी टेलिंग के ज़रिए पहुंचा है। तो हमारी बहुत सारी जो एंशंट लिटरेचर की जो भी राइटिंग्स हैं वो हम तक नहीं पहुंची। प्रिंटिंग प्रेस जो है वो 15th सेंचुरी में आया था। फिर उसके बाद जो जितना भी फिर मटेरियल था वो फिर महफूज कर लिया गया, जितनी भी राइटिंग्स वगैरह थी। विलियम कैक्सटन इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग इन लंडन इन 1476 एंड ही ट्रांसलेटेड, प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स इन लंडन डायलेक्ट। विलियम कैक्सटन जो थे वो पहले थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया प्रिंटिंग को 1476 में लंदन में। और वो खुद भी प्रिंटिंग भी करते थे, पब्लिश भी करते थे और ट्रांसलेट तर्जमा भी करते थे किताबों का। और उन्होंने बहुत ज़्यादा तादाद में लंदन में बहुत सारी बुक्स जो हैं वो ट्रांसलेट की हैं, प्रिंट की हैं और पब्लिश की हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल कंडीशन। इसमें है एट दिस टाइम इंग्लैंड हैड टू बेयर फॉरेन एंड सिविल वॉर एज वेल। तो पॉलिटिकल कंडीशन जो है, सियासी जो हालात थे वो ये थे कि इंग्लैंड में मुल्क के अंदर भी जंग चल रही थी और मुल्क के बाहर भी जंग चल रही थी। हेनरी 5 हु सक्सीडेड हेनरी 4 गेन्ड सक्सेस अगेंस्ट फ्रांस एट द बैटल ऑफ एजनकोर्ट इन 1450। हेनरी जो 5 था इंग्लैंड का, ठीक है, किंग था, जिसने फ्रांस की जो हेनरी 4 था उसको एजनकोर्ट की जो बैटल थी 1415 में हुई, उसमें उसको हराया और सक्सेस हासिल की। अब वो इंग्लैंड के साथ साथ फ्रांस का भी हुक्मरान बन गया था, ठीक है, एंड बिकेम अ नेशनल हीरो, कौमी हीरो बन गया फिर वो। बट ही डाइड सून एट द एज ऑफ 35 एंड लिविंग बिहाइंड अ 9 months ओल्ड बेबी एज हेनरी 6 हु वॉज डिक्लेयर्ड द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस। अब वो हेनरी 5 जो था उसने फ्रांस को भी हरा दिया था, उसका बादशाह बन गया और इंग्लैंड का भी बन गया। लेकिन इसके बाद वो 35 साल की बहुत कम उम्र में ही उसकी डेथ हो गई, और उसके पीछे उसका एक जो बेटा था वो सिर्फ 9 माह का था, ठीक है, यानी बहुत छोटा सा था कि वो हुकूमत संभाल नहीं सकता था। लेकिन वो बादशाह बन गया था, फिर इंग्लैंड और फ्रांस दोनों का डिक्लेयर हो गया। ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड बिकेम द रेजेंट इन फ्रांस एंड ड्यूक ऑफ लेस्टर इन इंग्लैंड एज हेनरी 6 वॉज आ बेबी एंड नॉट एबल टू रूल। फिर जब तक वो मतलब हेनरी 6 तो बहुत छोटा था, तो फिर फ्रांस के लिए ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड और ड्यूक ऑफ ग्लेस्टर इंग्लैंड के लिए, ये दो अलग अलग जो हैं इन्होंने फिर इक़्तिदार संभाला। Bedford had to encounter the rising nationalism in France, headed by French peasant girl Joan of Arc, who succeeded in trump of French army. बेडफोर्ड जो है उसने एक जो लड़की थी जिसका नाम जॉन ऑफ आर्क था, उसने कौमियत परस्ती जो है वो फ्रांस में नेशनलिज्म एक तहरीक है बहुत फेमस, उसको फैलाना शुरू कर दिया था। तो फिर वो फ्रेंच आर्मी के हाथों फिर बाद में मारी गई थी। द इंग्लिश आर्मी हाउ एवर कैप्चर्ड हर, अच्छा इंग्लिश आर्मी के हाथों मारी गई है, एंड बर्न हर एज अ विच ऑफ एट रोवन, कि फिर बाद में उसको एक डाइन के तौर पर उसको जला दिया गया लड़की को। द इंग्लिश रूल केम टू एन एंड इन 1436 एंड फ्रेंच किंग टू क्रीजेंस टू देयर कंट्री। तो 1436 में फिर इंग्लिश का जो रूल है वो हुकूमत वो अपने इख्तिताम को पहुंची। दिस पीरियड इज़ आल्सो कॉल्ड बैरन पीरियड बाय W.H. ओडन। और जो फ्रेंच का जो किंग था उसने वापस अपनी जो हुकूमत है मुल्क की वो ले ली थी, और इस जो पीरियड को W.H. ओडन के मुताबिक एक बंजर और ला हासिल पीरियड कहा गया, ठीक है। बैलेड वॉज द मोस्ट फेमिलियर राइटिंग जॉनरा इन 15th सेंचुरी। तो बैलेड जो पोइट्री में इस्तेमाल होता है, तो ये एक जॉनरा है और ये 15th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। James I of Scotland 1394 to 4037 tells in his King's Square his love for the Lady Jane Beauport, the Duke of Somerset's daughter. तो जेम्स वन जो स्कॉटलैंड के थे उनका आगे पीरियड लिखा गया 1394 टू 4037। उन्होंने अपनी
कोई बुक लिखी होगी किंग स्क्वायर के नाम से, तो उसमें उन्होंने अपनी मोहब्बत का ज़िक्र किया है एक जो है लड़की जेन ब्यूपोर्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है विलियम डनबर्स 4065 टू 5030 ग्रेसफुल एलोगेरिकल पोइम द थिस्टल एंड द रोज 5003 इज composed to commemorate the marriage of James फोर ऑफ स्कॉटलैंड एंड मार्गरेट डॉटर ऑफ हेनरी सेवन ऑफ इंग्लैंड। तो विलियम डनबर ने अपनी एक एलोगेरिकल पोइम द थिस्टल और रोज़ लिखी है जो कि 5003 में कंपोज हुई, और उसमें जो है जेम्स फोर जो हैं उन स्कॉटलैंड के और मार्गरेट जो हेनरी सेवन की बेटी हैं इंग्लैंड की, उनकी शादी के बारे में लिखा गया। द बेस्ट नाउन बैलेड ऑफ डनबर इज डांस ऑफ द सेवन डेडली सीन्स, तो ये इनका बेस्ट बैलेड समझा जाता है। रॉबर्ट्स बर्टन एनाटमी ऑफ मेलनकोली 6021 एंड अदर कल्ट ऑफ मेलनकोली writers were writing books on humoral physiology during their this period। तो ये वर्क लिखे गए हैं रॉबर्ट बर्टन के। आफ्टर फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 4053 रिनासेंस इन इंग्लैंड स्टार्टेड। कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद रिनासेंस का पीरियड स्टार्ट हो गया था इंग्लैंड में। ड्यूरिंग रिनासेंस पीरियड पोइट्री ड्रामा एंड सोनेट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉनरा। इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा जो अच्छा पीरियड समझा जाता है ना वो रिनासेंस को समझा जाता है, और उससे पहले जो होता है वो डार्क एज समझा जाता है, क्योंकि रिनासेंस के पीरियड में शेक्सपियर और जो है क्रिस्टोफर मार्लो वगैरह इनकी जो है फेमस राइटिंग्स जो लिखी गई थी वो सारी रिनासेंस के पीरियड में हुई थी। तो ड्रामा पोइट्री और सोनेट वगैरह सारे इंपॉर्टेंट जॉनरा ये सारे रिनासेंस में है। थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है तो मैं इसको जल्दी जल्दी कवर करवाने की कोशिश करती हूँ। ह्यूमनिज्म एंड रिफॉर्मेशन आर द टू इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स ऑफ 15th सेंचुरी, और जो इंपॉर्टेंट जो तहरीक थी, क्योंकि हर दौर में कोई ना कोई नेशनलिज्म, रोमांटिसिज्म और इस तरह की तहरीक चलती रही हैं फेमस, तो उसमें जो है 15th सेंचुरी में जो थी वो ह्यूमनिज्म थी और रिफॉर्मेशन थी। ह्यूमनिज्म में था कि मैन इन सेंटर की मतलब आदमी के बारे में लिखा जाता था, इंडिविजुअल्स के ऊपर, ठीक है। और रिफॉर्मेशन यानी कि मजहब में जो जो तब्दीलियाँ हुई हैं। द कैसल ऑफ प्रिजर्वेंस इज़ द अर्लीस्ट मोरालिटी प्ले रिटन इन द 15th सेंचुरी, ये प्ले था। उसके बाद है पर्सी फोलियो, दो वर्ग की किताब कहा जाता है इसको, जो 1825 से 1896 के दरमियान लिखी गई है। पर्सीफोलियो क्या है? इट इज़ अ मैन्यूस्क्रिप्ट इन मिड 17th सेंचुरी हैंड राइटिंग विच बिलोंग टू हेम्फ्री पिट ऑफ सिफनाल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आर बैलेड लिटरेचर एंड द बेसिस ऑफ फ्रांसिस चाइल्ड 1825 एंड 1896 कलेक्शन। तो ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट था जिसका मतलब है हैंड राइटिंग थी 17 जो है सेंचुरी की हैंड राइटिंग्स थी, और इसको लिख लेने जो लिटरेचर का जो बैलेट था उसका बेहतरीन सोर्स भी था। और फ्रांसिस जो चाइल्ड होते हैं फ्रांसीसी बच्चे, उनकी जो मतलब बुनियाद को ठीक करने के लिए भी ये लिखा गया था, ठीक है। मतलब बच्चों की जो होते हैं ना बुनियादी जो एजुकेशन होती है, बुनियादी तालीम की उनकी जो बुनियाद है वो ठीक हो, तो उसके लिए उनके कलेक्शन में जो है शामिल किया गया आई थिंक। इट वाज अ सोर्स ऑफ बैलेंस इंक्लूड द इन थॉमस पर्सी रेलिक्यूज। इट आल्सो कंटेन द 14th सेंचुरी एलिटरेटिव एलोग्रिकल पोइम डेथ एंड लाइफ मॉडल्ड ऑन पियर्स एंड प्लाउमैन एंड स्कॉटिश फील्ड। विलियम लैंगलैंड की है पियर्स एंड प्लाउमैन, उसको देखते हुए आई थिंक ये डेथ और लाइफ जो है एलोग्रिकल पोइम है जो 14th सेंचुरी में लिखी गई, और स्कॉटिश फील्ड को देखते हुए और स्कॉटिश फील्ड के लिए लिखी गई। डेथ एंड लाइफ और स्कॉटिश फील्ड की दो चीज़ें लिखी गई थी पोइम। और ऊपर मजीद बैलेट का सोर्स है थॉमस पर्सीज रेलिक्यूज। अच्छा, पर्सी सोसाइटी नेक्स्ट, ये लास्ट पॉइंट है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। इसमें इट वाज फाउंडेड ऑन 1840 बाय, कि पर्सी सोसाइटी जो थी वो किन लोगों ने 1840 में वो उसकी बुनियाद रखी गई है और उसको फाउंड किया गया है। और उसमें जो नेम है वो हैं थॉमस क्रॉफ्टन क्रॉकर, अलेक्जेंडर डाइस, जेम्स हेलीवेल फिलिप्स, जॉन पाइन कोलियर। The society was founded for the purpose of publishing old English lyrics and ballads. It was named in honor of Thomas Percy. थॉमस पर्सी की नेम पर इनका जो सोसाइटी का नाम पर्सी सोसाइटी रखा गया है। 1840 में इसको फाउंड किया गया है। जिन्होंने फाउंड किया उन चारों के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। और इस सोसाइटी को फाउंड करने का मकसद ये था कि ओल्ड इंग्लिश जो है, पुरानी इंग्लिश, उसके लिरिक्स और बैलेट को पब्लिश किया जा सके। और इस सोसाइटी का नाम जो है वो थॉमस पर्सी के इज्जत मतलब उनके लिए रखा गया, ऑनर में उनके, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको अगर कोई कहीं से समझ नहीं आती तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।